नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मोहन राकेश की लिखी कहानी सुहागिनी। रात को काफ़ी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की उतनी शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक के उसके रुपए निकाल लिए, जितनी इस बात की थी कि अयोध्या 3 साल बाद आया भी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। वह उसे बताती रही कि उसकी सौत ने किसी संत से वशीकरण ले रखा है। तभी अयोध्या उसकी कोई बात नहीं टालता। वह किसी ज्योतिषी से पूछने गई थी। उसने भी बताया कि अभी 7 साल तक वह वशीकरण से नहीं छूट सकता, मगर उसने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी सौत के बच्चे उसके बच्चों का जूठा खाएंगे और उनके उतरे हुए कपड़े पहनेंगे। वह उसी दिन की आस पर जी रही थी। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसके मन में रह रहकर ये बात खौल जाती थी कि सुशील की चिट्ठी नहीं आई। उसकी चिट्ठी गए 1 महीने के करीब हो गया, मगर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर माथे पर आ गई। वो हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर में विचित्र सा सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई थी कि काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लट हिलती तो उसे लगता कि वह एक बच्चे के कोमल रोए को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आई जब सुशील की उंगलियां देर देर तक उसके सिर के बालों से खिलती रहती थी और बार बार उसके होंठ उसके शरीर के हर धड़कते भाग पर झुक जाते थे। इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में न जाने क्यों इतनी देर लगा दी। रोज डाक से कितनी कितनी चिट्ठियां आती हैं, मगर सारी डाक हेड मिस्ट्रेस के नाम की नहीं होती। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी। वो इस बार छुट्टियों के बाद आते हुए सुशील से कहकर आई थी कि जल्दी ही उसके लिए एक गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उम्मी के लिए भी एक शॉल भेजने को कहा था। सुशील कहीं इसलिए तो नाराज नहीं था कि वह दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं भेज पाया। काशी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकती चांदनी और उसकी उनीदी आंखें, इन सब में जैसे कोई अदृश्य सूत्र था। काशी बरामदे के पास पहुंच गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि वह गेट को ठीक से ताला लगाकर सो जाए और जानकर कुंती को उसके पास भेज दे। आज वह उसके साथ ही सोएगी। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर तक धुला निखरा आकाश दिखाई दे रहा था। हवा का जरा सा झोंका आता तो चीड़ों और देवदारों की पंक्तियां तरह तरह के नृत्य मुद्राओं में बाहें हिलाने लगती। पत्तों और टहनियों पर से फिसलकर आती हवा का शब्द शरीर को इस तरह रोमांचित करता कि शरीर में एक जड़ता सी छा जाती। कुछ देर वह खिड़की के सील पर सिर रखे चारपाई पर बैठी रही। क्षण भर के लिए आंखें मूंद जाती तो खिड़की की सील सुशील की छाती का रूप ले लेती। उसे महसूस होता कि हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही है, चीड़ों, देवदारों के जंगल और रावी के पानी की तरफ। जब वह खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी तो रोशनदान से छनकर आती चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा साथ की चारपाई पर सोई कुंती के चेहरे पर पड़ गया। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उसे इतनी सुंदर नहीं लगी थी। उसके पतले पतले होंठ आम की लाल लाल नन्ही पत्तियों की तरह खुल रहे थे। उसे और पास से देखने के लिए वह कोहनियों के बल उसकी चारपाई पर झुक गई। फिर से ऐसा उसने उसे चूम लिया। कुंती सोई सोई एक बार सिहर गई। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छाने लगी तो वो गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से फिर अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उस समय शराब पिए हुए था। मनोरमा के शरीर में फिर एक गुस्से की झुरझुरी उठी। उसने अच्छी तरह अपने को कंबलों में लपेटकर उस आवाज़ को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी वह आवाज़ उसके कान में गूंज रही थी। 2 दिन के बाद अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह रहकर लगता था कि किसी भी क्षण वह अपने आप पर काबू खो देगी और चपरासी से धक्के दिलाकर उस आदमी को स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। वो आदमी शक्ल से ही कमीना नजर आता था। उसके बड़े बड़े मैले दांत, काली होंठ और खुखार जानवर जैसे चुभती आंखें देखकर लगता था कि उस आदमी को ऐसी शक्ल के लिए ही उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफ़ी हल्का हो गया।
दफ्तर के कुछ काम जो वो कई दिनों से टाल रही थी, उसने उसी दिन शाम को बैठकर पूरा किया। उस दिन शाम की डाक से उसे सुशील की चिट्ठी भी मिल गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली, स्टेनों से और चिट्ठियों का डिक्टेशन अगले दिन लेने के लिए कहकर क्वार्टर में चली आई। चारपाई पर बैठकर उसने पेपर नाइफ से धीरे धीरे लिफाफा खोला, जैसे उसे चोट न पहुंचाना चाहती हो। चिट्ठी दफ्तर के कागज़ पर बहुत जल्दी जल्दी लिखी गई थी। मनोरमा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक एक पंक्ति उत्सुकता के साथ पढ़ी। सुशील ने लिखा था कि जल्दी ही एक जगह उम्मी की सगाई तय हो रही है। लड़का अच्छी नौकरी पर है, सभी ने यह रिश्ता पसंद कर लिया है। हो सके तो वह उम्मी की शॉल जल्द ही भेज दे। अब उम्मी के ब्याह के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए। अंत में उसने अपनी सेहत का ध्यान रखने को लिखा था। मधुर आलिंगन तथा अनेक चुंबनों के साथ चिट्ठी समाप्त हुई थी। मनोरमा काफ़ी देर चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे पढ़कर मधुर आलिंगन और अनेक चुंबनों का कुछ भी स्पर्श महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक चश्मे से पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके होंठ गीले रेत से छूकर रह गए हों। चिट्ठी उसने ड्रायर में डाल दी और दफ्तर से लौट गई। तो खाना खाने के बाद जब वह चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति लिखकर वह देर तक कागज़ को नाखून से कुरेदती रही। आखिर बहुत सोच समझकर उसने कुछ पंक्तियां लिखी। पढ़ने पर उसे लगा कि वह चिट्ठी उन चिट्ठियों से खास अलग नहीं जो वह दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिक्टेट कराया करती थी। चिट्ठी में बात इतनी ही थी कि उसे इस बात का अफसोस है कि वह शॉल और कोट का कपड़ा अभी तक नहीं भेज पाई। जल्दी ही वह ये दोनों चीज़ें भेज देगी और अंत में उसकी तरफ से भी मधुर आलिंगन और अनेक चुंबन। रात को वह देर तक सोचती रही कि कौन कौन सा खर्च कम करके वो 40-50 रुपया महीना और बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दे, कपड़े खुद धोया करे, काशी से काम छुड़ाकर रोटी खुद बनाया करे। ज़्यादा खर्च तो काशी की वजह से भी होता है। वह चीज़ें मांग कर भी ली जाती है और चुरा कर भी। मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि वह स्कूल का काम करती हुई साथ अपनी रोटी नहीं बना सकती। ऐसे मौके पर या तो वह दूध डबल रोटी खाकर रह जाती या फिर कुछ भी छौंक भूनकर पेट भर लेती थी। अगले दिन से उसने खाने पीने में कई तरह की कटौतियाँ कर दी। काशी से भी कह दिया कि दूध वह सिर्फ चाय के लिए ही लिया करे और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल किया करे। बिस्किट और फल भी उसने बंद कर दिए। कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखने लगा। 2 बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते उसे चक्कर आ गया, मगर उसने अपना हट नहीं छोड़ा। उस महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने शॉल के लिए 40 रुपये अलग निकाल कर रख दिए। रुपए रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील उसके सामने खड़ा हो और वो उसे चढ़ा रही हो कि देख लो, इस तरह की बचत से शॉल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। उसके स्वभाव में वैसे भी कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। वो बात बेबात पर झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वह आईने के सामने खड़ी हो गई और कुछ चौंक गई। उसे लगा कि उसके चेहरे का रंग काफ़ी पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हो आया और 12 बजे से पहले ही उठकर क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद करके चूल्हे की तरफ खड़ी हो गई। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल ली। घी का डिब्बा खुला हुआ था और उसमें उंगलियों के निशान थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियाँ लगी थी और वो ओट करके अपनी उंगलियां दुपट्टे से पोंछ रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने उसकी चोटी पकड़ लिया। चुट्टी, उसने चिल्लाकर कहा, मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती कम जात? जा अभी निकल जाए यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने उसकी पीठ पर एक लात जमा दी। काशी औंधे मुंह गिरने को हुई, मगर अपने हाथों के सहारे से संभल गई। पल भर वह दर्द में आंखें मूंदी रही। फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। उससे मुंह से कुछ कहा नहीं गया। मैं तुझे 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। उसके बाद तूने इस कंपाउंडमेंट में कदम भी रखा तो। और वो हटकर वहां से जाने लगी।
काशी ने बढ़कर फिर उसके पैर पकड़ लिए। बहन जी पैर छू रही हो, माफ़ी दे दो, उसने मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर झटके से छुड़ा लिए। उसका एक पैर पीछे पड़ी चायदानी को लगा, चायदानी टूट गई। बिखरते हुए टुकड़ों की आवाज़ ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला होंठ काटा और दंदनाती हुई वहां से निकल गई। कमरे में आकर उसके माथे पर बाम लगाया और सिर मुंह लपेट कर लेट गई। शाम के डाक से फिर सुशील की चिट्ठी मिली। उसमें वही सब बातें थीं। उम्मी की सगाई हो गई है। पिछले इतवार वे लोग उस लड़के के साथ पिकनिक पर गए थे। उम्मी ने एक कोने में कुछ पंक्तियां लिखकर खुद अपनी शॉल के लिए अनुरोध किया था। साथ ये भी लिखा था कि भाभी को सब लोग बहुत याद करते हैं। पिकनिक के दिन तो उन्होंने बहुत ही मिस किया उनको। चिट्ठी पढ़ने के बाद बड़े राउंड पर घूमने निकल गई। मन में बहुत झुंझलाहट भर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह झुंझलाहट काशी पर है या अपने पर या सुशील पर। न जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से कहीं ज्यादा है और वह गोल सड़क न जाने कितनी लंबी हो गई है। रास्ते में 2 बार उसे थक कर पत्थरों पर बैठना पड़ा। घर में 1-1.5 फर्लांग पहले उसकी चप्पल टूट गई थी। वो रास्ता बहुत मुश्किल से कटा। उसे लगा न जाने कब से वह घिसटती हुई उस गोल सड़क पर चल रही है और आगे भी न जाने कब तक उसे इसी तरह चलने रहना पड़ेगा। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताज़ा हो गई। काशी के क्वार्टर में फिर खामोशी छा गई थी। मनोरमा को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई और उस बड़े कंपाउंड में उस समय वह बिल्कुल अकेली थी। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज़ दी। कुंती लालटेन लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। तेरी माँ कहाँ है? मनोरमा ने पूछा। अंदर है। और कुंती ने एक बार अंदर की तरफ देख लिया। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, बैठी हूँ। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफ़ी खस्ता हालत में है। दरवाजे पर चौखट काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिससे दरवाज़ा निकलकर बाहर आ जाने का डर था। रोज़ वह उस क्वार्टर के सामने से कई बार गुजरती थी। रोज़ ही उस दरवाजे को देखती थी, मगर पहले कभी उसका ध्यान उस पर गया नहीं। इस क्वार्टर में काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है, कहकर वह जैसे क्वार्टर का मुआयना करने के लिए अंदर चली गई। काशी उसे देखते ही उठकर उसके पास आ गई। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देख लिया, मगर उससे कोई बात नहीं की। क्वार्टर की दीवारें पीली पड़कर अब स्याह होने लगी थी। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिराने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, जो आपस में मिलकर एक बड़े से चंदोबे का रूप ले रहे थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था वो इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे। वही पानी जैसी दाल थी जो एक दिन कुंती ने उसके लिए बनाई थी, और रोटियां अलग अलग सूरतों वाली खुश्क। उसे देखकर बच्चों के हाथ और मुंह चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का, जो करीब 4 साल का था, लोई में लिपटा एक कोने में लेटा था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थी। परसों को क्या हुआ है, बीमार है क्या? मनोरमा ने बिना काशी की तरफ देखे जैसे दीवार से पूछा और बच्चे के पास चली गई। परसों अपने पैर के अंगूठे की सीध में देखने लगा। इसे सूखा हो गया है, काशी ने धीरे से कहा। मनोरमा ने बच्चे के गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। डॉक्टर को दिखाया है? उसने पूछा। दिखाया था, काशी ने कहा। उसने 10 टीके बताए थे, 2-2 रुपए का एक टीका है। बोलते बोलते उसका गला भर गया। लगवाए नहीं? अब मनोरमा ने उसकी तरफ देखकर कहा। कैसे लगवाती? काशी की आंखें जमीन की तरफ झुक गईं। जितने रुपए थे वो सब तो वह निकाल कर ले गया। मैं इसे कांसे की कटोरी मलती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। बच्चा बिटर बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहला दिया और बाहर चली गई। कुंती दहलीज के पास खड़ी थी। वो रास्ता छोड़कर हट गई। इस क्वार्टर में अभी सफ़ेदी होनी चाहिए, मनोरमा ने चलते चलते कहा। यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी भी बीमार हो जाए। काशी के क्वार्टर से निकलकर वह धीरे धीरे अपने क्वार्टर को जीना चढ़ी। ठक ठक की आवाज़, अकेला बरामदा, कमरे में जो चीज़ें बिखरी हुई छोड़कर गई थी वो अब करीने से रखी थी। बीच की मेज़ पर रोटी की ट्रे ढककर रख दी गई थी। केतली में पानी भरकर स्टोव पर रख दिया गया था। कोट उतार कर शॉल ओढ़ते हुए उसने बरामदे में पैरों की आवाज़ सुनी।
काशी चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। क्या बात है? मनोरमा ने रूखी आवाज़ में पूछा। रोटी खिलाने आई हूँ, काशी ने धीमी ठहरी हुई आवाज़ में कहा। चाय का पानी भी तैयार है, कहे तो पहले चाय बना दूँ? मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और आंखें हटा ली। काशी ने कमरे में आकर प्लग का बटन दबा दिया। पानी आवाज़ करने लगा। मनोरमा एक किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में काशी चाय का प्याला बनाकर उसके पास लेकर आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के होठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। बहन जी, कभी नौकरी में गलती हो जाए तो इतना गुस्सा मत करना, उसने कहा। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात हो जाए तो उसे लग जाती है, मगर तेरे जैसे लोग भी हैं जिन्हें बात कभी छूती ही नहीं है। बच्चे सूखी दाल रोटी खा रहे हैं और माँ खाने को कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। काशी का चेहरा ऐसे हो गया था जैसे उसे किसी ने अंदर से चीर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन जी, इन बच्चों को पालना ना होता तो मैं आज आपको जीती नजर ना आती, उसने कहा। एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, वो सूखे पड़ गया। अब दूसरा भी उसी तरह आएगा तो उसे जाने क्या रोग लगेगा। मनोरमा को जैसे किसी ने ऊंचे से ढकेल दिया हो। चाय के घूंट भरते हुए भी उसके शरीर में कई ठंडी सिहरनें भर गई। पल भर चुप रहकर काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे इस पर विश्वास ही नहीं आ रहा हो। काशी के चेहरे पर जो भाव आया उसमें नई ब्याहता का सा संकोच भी था और एक हताश झुंझलाहट भी। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनोरमा को पल भर के लिए लगा कि अयोध्या उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने चाय की प्याली पीकर रख दी। काशी प्याली उठाकर बाहर ले गई। मनोरमा को लगा कि उसकी बाहें ठंडी होती जा रही हैं। उसने शॉल को पूरा खोलकर अच्छी तरह लपेट लिया। काशी बाहर से लौट आई। रोटी कब खाएंगी? उसने पूछा, मगर मनोरमा ने जवाब देने की जगह उससे पूछ लिया, डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। काशी ने खामोश रहकर सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुझे 20 रुपये दे रही हूँ, मनोरमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कल जाकर टीके लगवा लेना। उसने ट्रंक से अपना बटुआ निकाला और 20 रुपये निकाल कर मेज पर रख दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बाहें इस कदर ठंडी क्यों हो गई हैं। उसने बाहों को अच्छी तरह अपने में सिकोड़ लिया। खाना खाने के बाद वह देर तक बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह सिहरन क्या है, क्यों शरीर के हर रोम में उसका अनुभव हो रहा है। जैसे उस सिहरन का संबंध किसी बाहरी चीज से न होकर के उसके अपने आप से ही था। जैसे उसी की वजह से उसे अपने आप बिल्कुल खाली लग रहा था। हवा बहुत तेज थी और देवदार का जंगल जैसे सिर धुनता हुआ करा रहा था। हवा की झोंके उमड़ती लहरों की तरह शरीर को घेर लेते थे और उनमें शरीर बेबस सा हो जा रहा था। उसने शॉल को कसकर बाहों पर लपेट लिया। लोहे का गेट हवा के धक्के खाता हुआ आवाज कर रहा था। पल भर के लिए उसकी आंखें मुंद गईं तो उसे लगा कि अयोध्या अपने स्याह होठ खोले उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और लोहे का गेट चीरता हुआ धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सिहर कर आंखें खोल ली और अपने आप को माथे को छुआ। माथा बर्फ की तरह ठंडा था। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उठते हुए शॉल कंधे से उतर गया और साड़ी का पल्ला हवा में फड़फड़ाने लगा। बालों की कई लटें उड़कर सामने आ गईं और उसके माथे को सहलाने लगी। कुंती, उसने कमजोर स्वर में आवाज दी। आवाज हवा के समंदर में कागज की नाव की तरह डूब रही थी। कुंती, उसने फिर आवाज दी। इस बार काशी अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। कुंती जाग रही हो तो उसे मेरे पास भेज दो, आज वह यहीं सो रहेगी। कहते हुए मनोरमा को महसूस हुआ कि वो किस हद तक काशी और उसके बच्चों पर निर्भर करती है और उन लोगों का पास होना उसके लिए कितना ज़रूरी है। कुंती सो गई है, मगर मैं अभी उसे जगा कर भेजती हूँ, कहकर काशी अपने क्वार्टर में जाने लगी। सो गई है तो रहने दे, जगा कर भेजने की ज़रूरत नहीं। मनोरमा बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा इस तरह बंद किया जैसे हवा एक ऐसा आदमी हो जिसे वह अंदर आने से रोकना चाहती हो।
रजाई ओढ़कर वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत की कड़ियां फिर से फिसलने लगी। वो आंखें बंद नहीं करना चाह रही थी, जैसे उसे डर लग रहा था कि आंखें बंद करते ही अयोध्या मुस्कुराते हुए स्याह होठ लिए फिर सामने आ जाएगा। वो अपना ध्यान बटाने के लिए सोचने लगी कि सुबह सुशील को चिट्ठी में क्या क्या लिखना है। लिख दे कि यहाँ अकेली रहकर उसे डर लगता है और वो उसके पास चली जाना चाहती है। और भी तो इतना कुछ कि वह महसूस करती है, क्या क्या लिख पाएगी। लिखकर सुशील को समझा सकेगी कि उसे अपना आप इतना खाली खाली क्यों लग रहा है और वह अपने इस अभाव को भरने के लिए उससे क्या क्या चाहती है। माथे पर आई लटे उसने हटाई नहीं थी। वो हल्का हल्का स्पर्श उसकी चेतना में उतर रहा था। कुछ ही देर में वह महसूस करने लगी कि साथ ही चारपाई पर एक नन्हा सा बच्चा सोया हुआ है। उसके नन्हे नन्हे होंठ आम की पत्तियों की तरह खुले हैं और उसके सिर के नरम बाल उड़कर उसके मुंह पर आ रहे हैं। वो कोहनी के बल होकर उस बच्चे को देखती रही और फिर जैसे उसे चूमने के लिए उस पर झुक गई। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।